हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, हेट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। यह प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पहला टर्म हेट्रोसिस। हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है संकर ओज। यानी कि हेट्रोसिस का मतलब होता है दो पेरेंट्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन यानी संकर कराने पर उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रोजनी होती है वह बोथ यानी दोनों पेरेंट्स से वह सुपेरियर होता है, तो उस कंडीशन को ही बोला जाता है हेट्रोसिस। देखिए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। हेट्रोसिस का मतलब होता है, मान लीजिए दो पेरेंट्स, मान लीजिए पेरेंट्स ए है एंड एक पेरेंट्स बी है, उसके द्वारा F1 जनरेशन में मान लीजिए एक प्रोजनी उत्पन्न हो रही है। इसका जो परफॉर्मेंस है वह दोनों पेरेंट्स से क्या है, अधिक है, यानी कि सुपेरियर है। तो उस कंडीशंस को ही बोला जाता है हेट्रोसिस। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया कि दो पेरेंट्स के बीच आपस में हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में उत्पन्न प्रोजनी, जो प्रोजनी उत्पन्न होगा उसका परफॉर्मेंस दोनों पेरेंट्स से क्या होगा, सुपेरियर होगा, तो उस कंडीशंस को बोला जाता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस की घटना सबसे अधिक देखा जाए तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में अधिक देखा जाता है। क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट एंड प्लांट के बारे में ही अध्ययन करते हैं, तो हेट्रोसिस की घटना सबसे अधिक देखा जाता है तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रकार के वैरायटी यानी स्पीसीज के बीच क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो उसके परफॉर्मेंस यानी कि उसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ने पर क्या होता है कि उसके मार्फोलॉजी यानी जो मार्फोलॉजी कैरेक्टर है उनके जीन को उसमें क्या किया जाता है, उसके प्रोजनी में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि उसका प्रोडक्टिविटी यानी यील्ड में क्या हो, यील्ड उसका क्या हो, सुपेरियर हो। तो उस कंडीशंस को भी बोला जाता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस को यदि देखा जाए तो हेट्रोसिस को मुख्यतः 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। और हेट्रोसिस टर्म जो दिए थे, सर्वप्रथम दिए थे सल नामक साइंटिस्ट 1914 में दिए थे, हेट्रोसिस टर्म दिए थे। तो मैंने बताया हेट्रोसिस को बहुत सिंपल वे में कि दो पेरेंट्स के द्वारा उत्पन्न प्रोजनी यानी जो संतान होगा F1 जनरेशन में, उसका जो परफॉर्मेंस होगा बोथ इट्स सुपेरियर देन पेरेंट्स, उसके दोनों पेरेंट्स से उसका जो परफॉर्मेंस होगा वह क्या होगा, सुपेरियर होगा, नहीं बेटर होगा। तो उस कंडीशंस को ही बोला जाता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस टर्म को सल नामक वैज्ञानिक ने 1940 में दिए थे। अब हम बात करेंगे हेट्रोसिस कितने प्रकार के होते हैं। हेट्रोसिस को यदि देखे जाए तो 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है एवरेज हेट्रोसिस, एक होता है हेट्रोबेल्टियोसिस, एक होता है इकोनॉमिक हेट्रोसिस। एवरेज हेट्रोसिस और एक होता है हेट्रोबेल्टियोसिस। एक होता है इकोनॉमिक हेट्रोसिस। या उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। स्टैंडर्ड हेट्रोसिस यानी जो प्लांट ब्रीडिंग में देखा जाए तो इसी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि एवरेज हेट्रोसिस क्या होता है, हेट्रोबेल्टियोसिस क्या होता है एंड इकोनॉमिक हेट्रोसिस या स्टैंडर्ड हेट्रोसिस क्या होता है। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में बार बार आता है कि हेट्रोसिस क्या होता है एंड उसका जीनेटिकल इन्फॉर्मेंस यानी हाइपोथेसिस परिकल्पना के अनुसार डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो एवरेज हेट्रोसिस क्या होता है, मान लीजिए कि एक पेरेंट्स ए है, एक पेरेंट्स बी है। मान लीजिए इसके द्वारा F1 जनरेशन में एक
F1 जनरेशन में एक प्रोजनी उत्पन्न हुई, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है दोनों पेरेंट्स से क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए F1 जनरेशन, मान लीजिए कि यील्ड के बारे में यदि कोई भी हेट्रोसिस की बात किया जाता है तो उसकी यील्ड में परफॉर्मेंस में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब दो प्लांट्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया की जाती है तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है यानी जो प्रोजनी उत्पन्न होता है वह दोनों पेरेंट्स से क्या होता है, सुपेरियर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टेलरिंग की संख्या, यदि यील्ड के बारे में बात करें तो इसके जीन को क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो कि नंबर ऑफ टेलरिंग की संख्या ज्यादा हो, उसके ग्रेन यील्ड अच्छा हो, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जाए, नंबर ऑफ ब्रांचिंग की संख्या में इंप्रूवमेंट किया जाए, उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति एडाप्ट हो, तो ऐसे जीन को ट्रांसफर किया जाता है उसके F1 जनरेशन के प्रोजनी में। तो एवरेज हेट्रोसिस मान लीजिए कि इसका परफॉर्मेंस मान लीजिए 25 kg है पर हेक्टेयर, सपोज दैट मानिए, और मान लीजिए इसका परफॉर्मेंस 30 kg पर हेक्टेयर है। तो एवरेज का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो प्रोजनी होगा उनके बोथ पेरेंट्स ए और बी के औसत यानी एवरेज से इसका जो प्रोडक्शन होगा अधिक होगा, यानी कि एवरेज हेट्रोसिस। एवरेज का मतलब होता है औसत, किसके औसत से, उनके पेरेंट्स, यानी कि मान लीजिए 25 और 30 का एवरेज निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55। अब 55 का आधा करेंगे, मान लीजिए 25 प्लस 30 बाई 2 एवरेज निकालेंगे उसके पेरेंट्स से, यानी एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज से ज्यादा इसका प्रोडक्शन होगा हमेशा F1 जनरेशन का, उसके दोनों पेरेंट्स के मीट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए कितना होगा, 25 और 30 55 होगा, 55/2 यदि डिवाइड करेंगे तो 27.5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्शन होगा F1 जनरेशन का जो प्रोडक्शन होगा उसके मीट पेरेंट्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, मीट पेरेंट्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस कंडीशंस को बोला जाता है एवरेज हेट्रोसिस। और हेट्रोबैल्टियोसिस क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि F1 हेट्रोबैल्टियोसिस में यानी F1 जनरेशन में जो उत्पन्न प्रोजनी होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है उन दोनों पेरेंट्स से यानी कि उसके मीट पेरेंट्स से ज्यादा होगा लेकिन किसी एक पेरेंट से कम होगा। यानी कि हेट्रोबैल्टियोसिस के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं हेट्रोबैल्टियोसिस गिव्स इक्वल, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि एस्टिमेशंस यानी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हेट्रोबैल्टियोसिस को आप कैसे समझेंगे। तो मैंने बताया कि मीट पेरेंट्स से तो ज्यादा होगा F1 जनरेशन में एवरेज में, लेकिन इसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो संतान यानी प्रोजनी जो डेवलपमेंट होगा उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, मीट पेरेंट से ज्यादा होगा लेकिन किसी एक पेरेंट से कम होगा, यानी कि एक पेरेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि F1 जनरेशन में मान लीजिए इसके द्वारा उत्पन्न प्रोजनी मान लीजिए कि 30 kg पर हेक्टेयर उपज दे रहा है, 30 kg पर हेक्टेयर, तो उसकी मीड यानी कि मीड पेरेंट से ज्यादा होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी देखा जाएगा कि इसके पेरेंट्स यानी किसी एक से कम हो सकता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 30 kg है तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी पेरेंट्स का प्रोडक्शन उससे इससे ज्यादा हो सकता है, तो उसे बोला जाता है हेट्रोबैल्टियोसिस। और इसमें आता है एक टर्म आता है इकोनॉमिक हेट्रोसिस या स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। तो इसमें क्या होता है कि चेक वैरायटीज को ग्रो करके उसके इकोनॉमिकल पर्पज के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, हेट्रोसिस को देखा जाता है। यानी कि आज के डेट में यदि आप इकोनॉमिकल पर्पज यानी चेक वैरायटी को रिलीज करके यदि आप प्रूव करेंगे कि वास्तव में जो वैरायटीज है उसका परफॉर्मेंस उसके चेक वैरायटी से अधिक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रोजनी डेवलपमेंट होगा F1 जनरेशन में उसका परफॉर्मेंस जो होगा चेक वैरायटी से अधिक होना चाहिए। चेक वैरायटी से अधिक होगा तभी आपके क्या होंगे, फार्मर आपके वैरायटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। क्योंकि चेक वैरायटी जो भी वैरायटी रिलीज होती है हमेशा उसमें क्या किया जाता है कि आइडियो टाइप की बात की जाती है, क्रॉप आइडियो टाइप, कि उसमें नंबर ऑफ टेलरिंग की संख्या कैसा है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग की संख्या क्या है, यील्ड की क्वालिटी क्या है, उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या है, विटामिन कंटेंट क्या है। तो यह चेक पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल यानी कल्टीवेशन जो भी वैरायटी किए जा रहे हैं उसके चेक किया जाता है कि उसमें किस क्राइटेरिया मतलब किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें किस प्रकार के क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा चेक वैरायटी से अधिक होना चाहिए।
तब वह आता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस के अंतर्गत। अब हेटेरोसिस में एक टर्म दिए थे, एक परिकल्पना है हाइपोथेसिस परिकल्पना, डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना दिया है। इसके बारे में हम बता देते हैं। हाइपोथेसिस एक है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एक है ओवर डोमिनेंस। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो डोमिनेंस होता है, मान लीजिए कि यानी दोनों, डोमिनेंस का मतलब होता है कि डोमिनेंस हमेशा रिसेसिव पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जीन, मान लीजिए एक जीन ए है तो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील कहलाते हैं, तो उसका A1 A2 कुछ भी हो सकता है। तो डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि जो डोमिनेंस होता है वो अपना रिसेसिव पर प्रभाव शो करता है। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस को यदि देखा जाए तो डेवेनपोर्ट नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम दिए थे। अब साइंटिस्ट का नेम अवश्य याद करिएगा, डायरेक्टली कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना किसने दिया था। डेवेनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, 1908 में दिए थे। और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना जो दिए थे उसको दिए थे ईस्ट एंड सल नामक वैज्ञानिक ने, ईस्ट एंड सल नामक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ने 1908 में ही दिए थे। इसको देखिए, डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब होता है, अब हम डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना के आधार हेटेरोसिस की गणना आप कैसे करेंगे जीनेटिकल बेसिस के अकॉर्डिंग। तो देखिए बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि एक इनब्रीड ए है और एक इनब्रीड बी है, अंतःप्रजनन ए अंतःप्रजनन बी है। उसमें क्या किए, मान लीजिए कोई संकरोज, मान लीजिए ए डी बी और स्मॉल सी स्मॉल डी ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको स्मॉल करेंगे, इसको कैपिटल करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है। इसके इस एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे कि कब डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना की पुष्टि होगी, कब ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना मतलब परिकल्पना जो है पुष्टि होगी हेटेरोसिस बेसिस के अकॉर्डिंग। तो हम इसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आसानी से सिंपल वे में आपको समझा देंगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, जैसे अब हम क्या करेंगे, इसका क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। यानी कि मान लीजिए यह होमोजाइगस कंडीशन पे है, तो इसमें से क्या आएगा, एक गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो अब यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा होमोजाइगस कंडीशन तो बी, और यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा स्मॉल सी, यहाँ से होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल डी, यहाँ से कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल जी। जब दो जीन डोमिनेटिव अवस्था में हो या रिसेसिव अवस्था में हो, यदि वह होमोजाइगस कंडीशन में है तो गैमेट का फॉर्मेशन करते समय एक ही आता है, यदि वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो दोनों डिफाइंड हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए के साथ कराएंगे, ठीक है, ए के साथ कराएंगे, बी के साथ संबंध कराएंगे, सी के साथ और डी के साथ संबंध कराएंगे, ठीक है। तो ए के साथ तो आपका आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, बी के साथ तो आएगा एक का कैपिटल बी स्मॉल बी, सी के साथ तो आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, अब डी के साथ कराएंगे तो कैपिटल डी और स्मॉल डी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो भी प्रोजनी आपका F1 जनरेशन में उत्पन्न हुआ है सभी में क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी एक डोमिनेंस प्रेजेंट है।
यानी कि डोमिनेंसी अवस्था का मतलब यही होता है, चाहे दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशंस के डोमिनेटिव अवस्था में हो, या तो दोनों जीनों में से एक जीन जरूर क्या होना चाहिए, डोमिनेटिव अवस्था में होना चाहिए, यानी डोमिनेंस अवस्था में होना चाहिए। तो वह डोमिनेंस क्या होता है कि रिसेसिव पर अपना इफेक्ट शो करता है और अपना ही नेचर शो करता है, यानी जो भी क्राइटेरिया यानी जो भी कंडीशंस उस प्लांट्स के अकॉर्डिंग उसके जीनोटाइप में इंप्रूवमेंट करना होगा, तो वही डोमिनेंस जीन ही अपना इफेक्ट इस पर शो करेगा। मान लीजिए इस पर नंबर ऑफ, मान लीजिए कोई जीन है, एक स्पेसिफिक जीन कि उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो यह क्या करेगा, अपना इफेक्ट इस पर शो कर देगा, और ये जो अपना इन्हांसमेंट यानी कि जो भी अपना नेचर शो करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। तो यह होता है जो हेटेरोसिस के अकॉर्डिंग संकर ओज जो होता है हेटेरोसिस, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना की पुष्टि भी हो जा रही है, और ओवर डोमिनेंस का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशंस हो, बस उसमें क्या हो कि दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में ना आए। यदि दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में नहीं आ रहे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए ए और एक लिख दिए ए, तो हम कहें कि बताइए वह ओवर डोमिनेंस के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों जीन रिसेसिव अवस्था में कभी भी नहीं आना चाहिए। वह हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में यदि ए आया तो आप कह देंगे कि हाँ वह ओवर डोमिनेंस को शो कर रहा है। इन दोनों से बेटर है ए ओवर डोमिनेंस की पुष्टि के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसकी भी पुष्टि हो जा रही है और ओवर डोमिनेंस की भी पुष्टि हो जा रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं संकर ओज क्या है, उपस्थित है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है दोनों परिकल्पनाओं के अनुसार, यानी बोथ हाइपोथेसिस, यानी डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो यह एग्जांपल आप शो करेंगे, ठीक है। यदि आपको पूछ दिया कि हेटेरोसिस क्या होता है एंड जीनेटिक बेसिस फॉर द हेटेरोसिस हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना की पुष्टि करिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, तो आप इनब्रीड ए लीजिए और इनब्रीड बी क्रॉस कराइए और एग्जांपल को शो करिए। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में यानी कि सभी में क्या है, डोमिनेंस है, उस अकॉर्डिंग हमारा या पुष्टि हो जाएगी डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना की क्या हो रही है, पुष्टि हो जा रही है। और एक कंडीशन और भी बढ़ रहा है कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, तो मैंने बताया कि कोई भी जीन रिसेसिव कंडीशन में ना आए, बट वह क्या हो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में आना चाहिए, एक जीन डोमिनेटिव अवस्था में हो। तो इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कहीं भी रिसेसिव जीन साथ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार इसकी भी पुष्टि हो जा रही है। तो यह हो जाएगा कि संकर ओज इसमें क्या है, उपस्थित है दोनों परिकल्पनाओं के अनुसार। परिकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस के अनुसार। अब हम एक एग्जांपल और शो करते हैं कि जिसमें क्या होगा कि हेटेरोसिस अनुपस्थित होगा दोनों परिकल्पनाओं के अनुसार। इसमें क्या था कि हेटेरोसिस क्या था, उपस्थित था दोनों परिकल्पनाओं के अनुसार, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल शो करेंगे ऐसा कि इसमें क्या होगा कि हेटेरोसिस एब्सेंट रहेगा दोनों हाइपोथेसिस के अनुसार, यानी डोमिनेंस हाइपोथेसिस और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसके अंतर्गत भी वही एग्जांपल शो करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक इनब्रीड ए और एक इनब्रीड ले लेंगे बी। इनब्रीड क्या होता है, तो बार बार हम लिख रहे हैं तो आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा। इनब्रीड का मतलब होता है कि मेटिंग ऑफ सेम ब्रीड के बीच, यानी कि मेटिंग, इसमें मेटिंग क्रिया किया जाता है इनब्रीड। इनब्रीडिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मेटिंग की क्रिया किया जाता है सेम ब्रीड के कारण, जैसे मान लीजिए भाई बहन, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है उसको बोला जाता है इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग में होने वाला डिप्रेशन यानी कि जो इन्हांसमेंट होता है उसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो मान लीजिए मैंने बताया इनब्रीड और इनब्रीड, तो पहले उसके एग्जांपल के अंतर्गत मैंने क्या किया था, तो दोनों कैपिटल लिया था, इसमें भी वही लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी स्मॉल डी, उसमें भी लिए थे, यहाँ पर भी यही लेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका अपोजिट कर देंगे, स्मॉल ए ले लेंगे, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यदि यह एग्जांपल लेंगे तो उस अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कि डिफरेंट ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि हमको दोनों परिकल्पनाओं की क्या करना है, पुष्टि करना है। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और स्मॉल सी ले लेते हैं, स्मॉल डी ही ले लेते हैं। देखते हैं अब इसमें से यदि कराएंगे, ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ से सी आएगा, यहाँ से डी आएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे गैमेट फॉर्मेशन पर, जिसमें डिफरेंट प्रकार के गैमेट, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है, कब दो जीन होते हैं तो एक आता है, कब दोनों आते हैं, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन सभी देख रहे हैं, तो यहाँ से भी ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ से सी आएगा, यहाँ से डी आएगा। फिर यहीं पर जो पहला प्रारूप ए का ए के साथ संबंध होगा तो कैपिटल ए, बी का बी के साथ होगा कैपिटल बी, सी का सी के साथ होगा तो स्मॉल सी, डी का डी के साथ होगा तो स्मॉल डी। तो मैंने बताया था डोमिनेंस हाइपोथेसिस और कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। तो मैंने बताया था कि डोमिनेंस का मतलब होता है कि दो जीन यदि है, मान लीजिए ए है, दो जीन है, तो दोनों में से एक डोमिनेटिव अवस्था में अवश्य होना चाहिए, वह कंडीशन कहता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। लेकिन ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस यह भी कहता है कि ओवर डोमिनेंस में दोनों जीन रिसेसिव कंडीशंस में तो नहीं आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या है, डोमिनेंस तो फॉलो कर रहा है कि यानी कि दोनों जीन मान लीजिए डोमिनेटिव सही है, लेकिन इसमें देख रहे हैं दोनों क्या है, रिसेसिव है। तो यही बोलता है बार बार कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में दोनों जीन रिसेसिव कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों क्या है, रिसेसिव कंडीशंस में है। तो यह देख रहे हैं, और डोमिनेंस का नियम भी यही है कि डोमिनेंस तभी कहलाएगा जब दोनों जीन डोमिनेटिव अवस्था में हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस दोनों को देखें तो इस नियम की पुष्टि नहीं करेगा डोमिनेंस हाइपोथेसिस, क्योंकि डोमिनेंस नहीं है। और इस नियम के अकॉर्डिंग इसको देखें तो वह ओवर डोमिनेंस की पुष्टि नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेटिव अवस्था में है। जबकि यह मैंने बताया कि ए और ए से बेटर है कैपिटल ए स्मॉल, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संकरोच क्या है, हेटेरोसिस क्या है, इसमें हेटेरोसिस क्या है, अब्सेंट है दोनों परिकल्पनाओं के अनुसार। यानी हम बात करें डोमिनेंस हाइपोथेसिस की परिकल्पना की भी पुष्टि नहीं कर पा रहा है या एग्जाम्पल, और ओवर डोमिनेंस की भी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, तो लिखेंगे हेटेरोसिस अब्सेंट है बोथ हाइपोथेसिस। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया कि आप यदि एग्जाम में यदि पूछा आपको हेटेरोसिस, तो हेटेरोसिस का आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को एग्जांपल्स के माध्यम से शो करने के बाद एग्जाम आप जैसे प्रारूप कर रहे हैं उसी प्रक्रिया में अपने लैंग्वेज को सिस्टमेटिक ढंग से आपके एग्जाम में क्या करना है, शो करना है। किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होती। यही प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यदि आप टर्मिनोलॉजी यानी हर एक कॉन्सेप्ट को एक सीरियल क्रमबद्ध तरीके से यदि समझ गए हैं तो आपको कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह लॉजिकली आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही था हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। मैंने बताया हेटेरोसिस के अंतर्गत तीन, एक बताया था एवरेज हेटेरोसिस, एक बताया था हेटेरोबैल्टियोसिस, एक बताया था इकोनॉमिक। हेटेरोसिस का मतलब मैंने बताया था कि दो पेरेंट्स होंगे, इन पेरेंट्स के द्वारा F1 जनरेशन में जो भी संतान यानी जो भी प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत दोनों पेरेंट्स से सुपेरियर होगा यानी बेटर होगा, तो उस कंडीशंस को बोला जाता है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस तीन प्रकार से मैंने क्लासिफाइड किया, एवरेज हेटेरोसिस, और मैंने बात किया हेटेरोबैल्टियोसिस, एंड थर्ड बात किया था मैंने इकोनॉमिक या स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। स्टैंडर्ड हेटेरोसिस जो है कि प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि चेप वैरायटीज के द्वारा उसकी कंपैरिजन कराया जाता है। जो भी वैरायटी आपके क्राइटेरिया यानी आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो की जा रही है प्रेजेंट टाइम में, उससे उसकी कंपैरिजन कराया जाता है, यानी उसकी कंपैरिजन यानी तुलना कराया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस वास्तव में उस चेप वैरायटी से अच्छा है या नहीं। जब उस चेप वैरायटी से अच्छा होगा तभी उसको क्या करेंगे, फार्मर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा उसको डिमांड करेंगे मार्केट से, और उसका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा करेंगे। तो वहीं स्टैंडर्ड हेटेरोसिस जो है कि प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और एक होता है लग्जेरियंस।
लग्जरियंस का मतलब यह होता है ना कि यह भी हेटेरोसिस होता है। उसकी मार्फोलॉजी कंडीशंस देखेंगे तो बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि 2 पेरेंट्स हैं ये, और इसके द्वारा F1 जनरेशन में कोई प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ, तो उसका जो परफॉर्मेंस है ना यील्ड के अकॉर्डिंग, लग्जरियंस का यील्ड के अकॉर्डिंग जो भी कंपेरिजन किया जाएगा यील्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि वह उसके द्वारा जो F1 जनरेशन में उत्पन्न प्रोजेनी होगा लग्जरियंस के अंतर्गत, तो उसका परफॉर्मेंस ना देखने में तो ऐसा लगेगा कि इसका जो यील्ड है उस दोनों पेरेंट्स से अच्छा होगा, लेकिन नहीं, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग की संख्या, नंबर ऑफ टिलरिंग की संख्या, और प्लांट्स में लीफ की साइज क्या होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने के अकॉर्डिंग लगेगा कि इसका परफॉर्मेंस उन दोनों के अपेक्षा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लग्जरियंस का एक सिंपल एग्जांपल शो करें तो आप अपनी ह्यूमन लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ लोग देखने में बहुत ब्रिलियंट लगते हैं, लेकिन उनसे जब यदि क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। तो मार्फोलॉजी की बात किया जाता है, लग्जरियंस के अंतर्गत मार्फोलॉजी की बात की जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि उसकी यील्ड की परफॉर्मेंस क्या हो, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, हर चीज़, हर एक क्रिया विधि आपको मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपको देख कर ऐसा लगेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बट वो अच्छा उसकी परफॉर्मेंस नहीं होता, तो उसके कंडीशन को बोला जाता है लग्जरियंस। तो टर्म मैंने आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा दोस्त। मैं इस समय प्लांट ब्रीडिंग का सेक्शन लेकर आया हूँ, ताकि मैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का पूर्ण रूप से कम्प्लीटली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियो अपलोडिंग मारेंगे। ठीक है, थैंक यू।